हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर के एक 2022 के है ना, यानी कि लास्ट ईयर दिसंबर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो ये क्वेश्चन पेपर है वो सीसेस यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, देखिए तमाम जो क्वेश्चन पेपर होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, कहीं ना कुछ मिक्स होता है, मतलब एक जैसा होता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या आपको क्या मिल जाएगा इसमें कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, यानी कि जो आपके क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तरीका यही होते हैं पेपर को करने का। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका सेक्शन सी है उसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक एक सेक्शन को हम लोग करेंगे सोल्व, और बहुत अच्छे से कोशिश मेरी ये रहेगी कि अगर जो क्वेश्चन जहां जिस चैप्टर से भी आ रहा है ना, कि उससे रिलेटेड आप उससे अदर क्वेश्चन भी आप कर पाए। मेरी कोशिश यही रहेगी इस वीडियो को। देखिए सेक्शन ए के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कह रहा है। सेक्शन ए के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो 3 नंबर का है और 5 इसके क्वेश्चन है। आपको सभी प्रश्नों को यहां पर हल करना है। तो देखिए पहले पार्ट में, नहीं पहला क्वेश्चन इसमें इन्होंने आपसे बोला कि तत्समक आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, उसको परिभाषा सहित उदाहरण, यानी परिभाषा जो है उदाहरण सहित आपको बताना है। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व इकाई हो, यानी कि यूनिक हो, 1 हो, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होने चाहिए, आपके 0 होने चाहिए, है ना। देखो जैसे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये आपके पास मैट्रिक्स है, उसका साइज कुछ भी हो, m/n कुछ भी मैट्रिक्स हो आपके पास, 1/2 सॉरी 1/2 तो हो नहीं सकती, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये एक वर्ग आव्यूह होता है। यानी कि जैसे कि 2/2, 3/3, 4/4, बस मैक्सिमम इतना ही होता है, इससे ज्यादा को फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो 2/2 जैसे, यानी कि जो आपके विकर्ण होता है ना, देखो विकर्ण ये वाली डायगोनल जो मैट्रिक्स, जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपके 1 होंगे, बाकी सब आपके 0 हो जाएंगे। देखो जैसे इसमें डायगोनल एलिमेंट आपके पास 1 है, अदरवाइज सब 0 है, डायगोनल एलिमेंट आपके पास 1 है, अदरवाइज सब 0 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन्होंने बोला है कि इंटीग्रेशन करना है 5x⁴ dx। तो हमें पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x⁴n का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देती हूँ। इंटीग्रेशन x⁴n dx क्या होता है, देखिए आपके पास होगा x⁴n+1/n+1 और प्लस c, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहां से 5 आपके पास कांस्टेंट टर्म है, इस 5 को आप बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन अंदर लेकर के जाएंगे तो dx आपके पास बनेगा। 5 को बाहर लिखा, इसमें आप लगाओ, देखो n की पावर क्या आपके पास, यहाँ n की जगह आप क्या लिखोगे 4, तो यहाँ लिखोगे 4, तो आपके हो गया 4+1/4+1 प्लस के c। यानी कि हम यहाँ से क्या देखें, देखो 5 और ये भी 5 बन गया, यानी 5x⁵5/5 प्लस के c। इससे मैं इसको कैंसिल करूँ तो आंसर आपके पास क्या आ गया, x⁵5 प्लस के c, यही इसका आपके पास आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। 3 में इसने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स आपको दे दिए, तो इन पॉइंट्स के बीच की दूरी आपसे कह रहा है। देखिए यानी कि 2 पॉइंट्स आपको दे दिए, ये पॉइंट आपके पास क्या है 5, 2 है, एक पॉइंट आपके पास 3, 4 है। इनके बीच की वो डिस्टेंस कह रहा है, यानी कि दूरी। यानी मैं अगर इसका नाम मैं ए रखूं, इसका बी रखूं, तो इसे हम ए बी की लंबाई भी कह सकते हैं, या ए की बी से दूरी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो फॉर्मूला जो आपके पास होता है, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपके पास होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला आपके पास होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, क्लियर है। वैल्यू रखेंगे और सोल्व करेंगे, तो अंडर रूट आपके पास रहेगा, x1 कितना है आपके पास 5, x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। अच्छा आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का भी अगर आएगा फर्क तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस ही आएगी वैल्यू हमेशा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। देखो 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 में से 4 गए माइनस के 2, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो आपके पास अंडर रूट आ गया 8, यानी कि 2√2 यूनिट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इन्होंने आपको दिया है कि f(x)
एक आपको फंक्शन दे दिया और कह रहा है कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां जहां x है उठा करके वैल्यू रख दो। तो यहां आप क्या रखोगे, देखो fx, जहां जहां x है वहां क्या रखना है, बस 2 रखना है। जो भी कोई वैल्यू देता ना वो आपको 1/2 देता, 10 देता, 12 देता, कुछ भी देता, उठा करके वहां x की जगह रख देते बस। तो यहाँ आपके पास हो गया 4, 2 की क्यूब प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के 5, यानी कि 4 इंटू 8, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस के 5, दैट मीन्स 4 8 32, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस के 5। तो आंसर आपके पास आ गया 61। क्लियर है। चलिए देखो, हो सकता है कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो गाइज उसको आप नजरअंदाज करते रहना मेरी कैलकुलेशन को, है ना। आप मेन आपका क्या है कि मेथड को आप क्लियर करें अपने। कई बार कैलकुलेशन हो जाते हैं, देखो हम लोग जल्दी जल्दी में, और मैं लाइव रिकॉर्डिंग को करती हूँ इसलिए, तो कई बार मिस्टेक हो सकता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे सॉरी बोलती हूँ। चलिए खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपसे क्या पूछा है, इन्होंने सिर्फ फॉर्मूला कहा है। एक्स की पावर एन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं उसका फॉर्मूला आपके पास होता है एन एक्स की पावर एन माइनस के 1, बस यही आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में इन्होंने बोला अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का है। तो इस तरीके से अगर मैं ये पार्ट देखूं तो आपका 15 नंबर का बैठता है। देखिए क्वेश्चन इन्होंने आपको क्या दिया, एक इन्होंने आपको डिटर्मिनेट दे दिया और आपको शो करना है कि इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। कुछ घबराना नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, हमें क्या करना है, इसका प्रसार करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। स्पेस का थोड़ा सा इशू है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको मैं सोल्व करना स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे हम दिए गए सारणिक का प्रसार करने पर क्या करेंगे। देखो हम आपको बता देते हैं, जब हम इसका प्रसार करेंगे तो पहला ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ठीक है। तो ए को लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये ऐसे गया, समझ में आई बात, यानी ऐसे क्रॉस कर दो। तो बीच का क्या बचा, ये इससे बचा, तो बी की सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच गया बी सी माइनस के एफ स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां माइनस है, पहले प्लस था फिर माइनस, तो अब यहां लिखेंगे माइनस, लिखेंगे एच। इस एच को आप कैंसिल करो ऐसे और ऐसे, यानी उस एच को, उस वाले आप एलिमेंट को दोनों तरफ से आप क्रॉस कर देंगे। बाकी की जो बचे एलिमेंट है नहीं, जब मैंने इसको ऐसे क्रॉस किया तो ये बचा और ये बचा, तो इसकी तो इसमें कर दो एच सी हो गया और इसकी इसमें कर दो तो जी एफ हो गया। अच्छा पहली बात, हमारा पहले हाथ देखो कैसे चलेगा, पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा। क्लियर है। तो ये माइनस ये वाला हाथ, ये ध्यान देना है। तो अब आएगा आपके पास प्लस, जी आपने लिखा, जी को आपने जब क्रॉस किया तो ये बचा एच एफ माइनस की जी बी। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो गया ए बी सी, ए एफ का स्क्वायर, एच स्क्वायर सी, माइनस माइनस प्लस हो गया जी एच एफ, ये आपके पास हो गया जी एच एफ माइनस के जी का स्क्वायर बी, है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया। अच्छा कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए ए बी सी, ये दोनों आपके पास डबल हो गए तो लिखेंगे प्लस के 2GHF माइनस के AF का स्क्वायर, ये बचा। और अब लिखेंगे प्लस के, सॉरी फ्रेंड्स ये प्लस नहीं है, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लिखेंगे इसको माइनस, तो माइनस के एच स्क्वायर सी और माइनस के जी स्क्वायर बी। और गाइज यही इसका आंसर है। देखिए आंसर हमने मैच किया ABC प्लस 2FGH, ठीक है, माइनस के एफ स्क्वायर BG स्क्वायर माइनस के BG स्क्वायर AF स्क्वायर और H का स्क्वायर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम देखें तो इन्होंने बोला कि इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस के 2। देखो अगर मैं डायरेक्टली इसको इसमें उठा करके रखूं, अगर मैं डायरेक्टली x की वैल्यू 2 को इसमें उठा करके रखती हूँ तो वैल्यू आपके पास बन गई, देखो यहाँ रखेंगे, क्या बन गया आपके पास 4 माइनस 3 गुना 2 प्लस के 2 अपॉन 2 माइनस के 2, है ना, यानी कि 4 2 6 ये बन गया और माइनस के 6 होंगे अपॉन 2 माइनस 2, यानी कि 0 अपॉन 0 ये वाली फॉर्म बन गई। तो जब ऐसी कोई फॉर्म बनती है या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 माइनस 0, ऐसा कुछ भी बनता है, यानी कि 0 इन्फिनिटी लेके कुछ अगर बनता है
तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, हम उसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, यानी कि अज्ञात फॉर्म, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो हमें इसका मतलब ये होगा अगर ऐसा कुछ बनता है ना, मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपकी, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस गड़बड़ को दूर करने के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ हेराफेरी करनी होती है, यानी उसे सही फॉर्म में लेकर के आना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने इसके देखो फैक्टर करेंगे, मतलब तरीका सब में अलग अलग हो सकता है। इसमें क्या बैठेगा, वो ये बैठेगा लिमिट x टेन टू 2 अपॉन x माइनस के 2। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है, इसके फैक्टर कर लें आप। 2 कैसे टुकड़े जिनका सम करके 3 आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस के 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस एक्स प्लस के 2, यानी x माइनस 2, और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो x 1 मैंने कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा, माइनस मैंने लिया तो 2, ठीक है ना, यहां से x कॉमन लिया था, तो ये आपके पास बचा x माइनस 2 और x माइनस के 1। तो यहां रखेंगे आप, यानी फैक्टर आपके पास बन गया जी x माइनस के 2 x माइनस के 1। देखो 2 से 2 वाला कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x टेन टू 2 x माइनस के 1। उठाओ 2 यहां रख दो, तो 2 माइनस 1 वैल्यू आ गई 1, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है, इन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया, आपको ट्रेंगल का एरिया निकालना है जिसका जिसके वर्टाइसेस आपको क्या दिए हुए हैं इन्होंने, ये और ये। तो देखो मैं यहां बना देती हूँ ट्रायंगल, क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा इशू रहेगा, इसलिए मैं यहां बना देती हूँ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, वैल्यू रखेंगे 4 और 6, एक हो गया आपके पास 0 और 4, और ये हो गया आपके पास 6 और 2। अब हमें पता है कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या फॉर्मूला होता है आपका, देखिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/2 मॉडुलस ऑफ, देखो पहले x1 लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस x2 लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस x3 लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे और मॉडुलस को कर देंगे बंद। बाहर तो हमने x लिख लिया, अंदर आपको क्या लिखना है y। याद करने का तरीका बता रहे कि आप ये जो फॉर्मूला है कैसे आप याद करेंगे। देखो अंदर आपको क्या लिखना है, सिर्फ y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ लिखेंगे 2 3, यहाँ 2 2 के बाद 3 1, यहाँ 3 3 के बाद 1 2। बात समझ में आई, यानी कि 1 के बाद 2 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर से 1 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद फिर 1, ये एक सर्कल बनता है ना। तो सिर्फ क्या करना है, देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यानी हमने क्या किया 1 के बाद 2 2 के बाद 3 2 के बाद 3 3 के बाद 1 3 के बाद 1 1 के बाद 2, बस हो गया काम। अब आप यहां से आप किसी को भी मान लीजिए, मैंने माना ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये आपके पास x3 y3 है। उठाओ वैल्यू और रख दो, तो यहां से आपके पास क्या बैठ जाएगा, देखिए 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 कितना है आपके पास 0। देखो जब ये ही 0 हो गया तो आगे लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, इसको काम खत्म कर देते हैं यहीं, क्योंकि आगे अगर हम कुछ भी लिखे वो 0 ही हो जाएगा, तो क्यों अपना समय बर्बाद किया। पेपर में एक एक जो आपके पास टाइम होता है ना वो बहुत ही कीमती होता है ना। तो बहुत शॉर्ट में आप, शॉर्ट में तो नहीं काम करना होता, लेकिन जितना आप स्मार्ट तरीके से आप काम करें, है ना, फालतू में अपना समय बर्बाद ना करें। खैर चलिए x2 कितनी वैल्यू आपके पास है 6, तो यहाँ लिखा 6, y3 कितना है आपके पास 6, तो 6 माइनस 1, तो 6 माइनस के 4, 6 माइनस के 4 प्लस x3 देखे कितना है आपके पास, x3 हो गया 4, अंदर क्या है x3 में y1 माइनस y2, y1 हो गया आपके पास 4 और y2 कितना है आपके पास 2, ब्रैकेट बंद। खैर चलिए 1/2, देखिए ये तो 0 हो गया, 6 लिखा है यहाँ और इंटू लिखा 2, 4 इंटू 2, यानी 6 दूनी 12 4 दूनी 8, 1/2 6 दूनी 12 4 दूनी 8, 1/2 यानी कि इंटू आ गया आपके पास 20, यानी आपके पास 10 स्क्वायर यूनिट।
क्लियर है बात, 10 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, एरिया कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता। अगर मेरे पास यहाँ वैल्यू -20 आ जाता ना, किसी वजह से कोई भी वैल्यू आ जाती है माइनस में, तो ये मॉडुलस जो लगा है ना, ये उसको प्लस करके बाहर निकाल देता, क्योंकि जो आपका क्षेत्रफल होता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसको मॉडुलस में रखते हैं, सेफ रखते हैं। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो इस पेपर का, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट आपका सेक्शन है। और यहाँ आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 5। 5 में से 3 क्वेश्चन करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके पास 15 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन आपके पास अगर देखें तो 45 का हो गया। सॉरी, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है और 3 क्वेश्चन करने हैं, तो ये सेक्शन सी जो आपके पास 45 नंबर का अकेला ही 45 नंबर का आपके पास बैठ गया। खैर चलिए, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने दिया है ए बराबर ये है, फाइंड करना है ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स निकालना है। पहली बात हमें पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेट टू ए और एडजॉइंट ए। पहला काम क्या है मेरा, एडजॉइंट ए, सॉरी डिटर्मिनेट टू ए निकालना। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेट ए निकाल देंगे। देखो डिटर्मिनेट का मतलब, ये तो 2/2 की मैट्रिक्स है आपके पास, तो सीधा क्रॉस कर देना और कुछ नहीं करना। 4 दूनी 8 -3 यानी कि 5 आ गया। बात समझ में आई। एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब देखिए मैं क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे माइनर निकालना होता है, यानी कि इसके माइनर हम लोग निकालेंगे। तो माइनर जब हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं, एम कैपिटल एम 1 2 2 1 और 2 2। तो देखिए यहां से M11 क्या है, देखो आपके पास 1 1 यानी कि पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम क्या बचा 4। 1 2 यानी पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम क्या बचा 1। दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम क्या बचा 3। तो लास्ट में आपके पास बचेगा 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके निकालने हैं कोफैक्टर। हम क्या निकालेंगे यहां से, कोफैक्टर। कोफैक्टर जब हम निकालेंगे, देखो कोफैक्टर बराबर क्या होता है आपके पास, इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल A1 के नाम से। और देखो इसमें इसी में हमारा साइन चेंज होना है बस, और कुछ नहीं होना है। हम क्या करेंगे, देखिए -1 जो है इसकी पावर 1 + 1 और M11 आंसर यहां लिखेंगे। ठीक है, A12 -1 की पावर 2 + 1 यानी सॉरी 1 + 2 और M12 M21 सॉरी A21 आएगा यहाँ पर, -1 की पावर 2 + 1 और M21 A22 यानी -1 की पावर 2 + 2 M22। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप पहले माइनस देखो 1 1 ये तो सेम रहेंगे आपके पास, ऐसे 4 1 3 और 2। बात समझ में आई। कोफैक्टर में हमें क्या करना है, फॉर्मूला होता है हमारे पास कोफैक्टर का, क्या होता है AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I + J MIJ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें सिर्फ हम यहाँ पे करना क्या है कि देखो -1 की पावर जहां हमारे पास या तो इवन आएगी या ओड आएगी, तो जहां हमारे पास देखो स्क्वायर है यानी कि 1 1 2 हो गया तो ये प्लस हो गया, ये 3 बन गया तो माइनस हो गया, प्लस आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो इनसे ये MM से बन करके एक नई हमारे पास जो है यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमारे पास तैयार हो जाएगी। हमारे पास एक नई मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। तो नई जो मैट्रिक्स बन के आएगी, देखो लिखेंगे एक नई मैट्रिक्स हम जिसका नाम लिख देते हैं B। हमारे पास क्या आएगी M11 M12 M21 M22। तो मैं नई मैट्रिक्स जो हम देखे पहले क्या बन के आ जाएगी, देखिए ये बन के आ गया आपके पास 4 -1 3 -2। सॉरी फ्रेंड, देखिए 2 और 3 हमारे पास क्या होता है माइनस आएगा ये, क्योंकि इवन और बैठेगा मेरे पास और ये और इवन बैठेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस आएगा और ये आपके पास प्लस आएगा। खैर चलिए, ये मेरे पास B बन के आया। अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जब हम निकालेंगे उससे पहले हमें क्या करना होता है, एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट जो है ये जो B मेरे पास नई मैट्रिक्स बन के आई है इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज मतलब यानी कि जो रो है उसे कॉलम कर देंगे, जो कॉलम है उसे रो कर देंगे। तो रो को कॉलम कर दो तो 4 1 हो गया और -3 2 हो गया और ये आ गया माइनस। तो ये आपके पास एडजॉइंट A निकल गया। पूछ रहा था आपसे A इनवर्स की वैल्यू होती है डिटर्मिनेट टू A और एडजॉइंट टू A।
है ना, यानी कि 1 इसका वैल्यू तो हमारे पास 5 आई है, ये देखिए यहाँ से 5 है ना, ये देखिए तो 5 आई है, तो 5 यहाँ रखा और ये मैट्रिक्स हमारा उठाया और यहाँ रख दिया -1 -3 और 2। एक बार फिर से देखो समझते हैं हम एड इनवर्स ए कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/डिटर्मिनेट 2a एडजॉइंट ए। पहले हमने डिटर्मिनेट निकाला, आपसे निकालना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है, देखो एडजॉइंट से पहले मुझे निकालना है पहले माइनर। माइनर का मतलब यानी हम लोग क्या करेंगे, M11 M12 M2 कैसे निकालेंगे, देखो पहले को घटा, पहली रो पहला कॉलम क्या बचा, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, फिर पहली रो दूसरा कॉलम निकल गया, उसके बाद दूसरी रो नीचे वाला काटेंगे और पहली कॉलम काटेंगे तो 3 बच गया, लास्ट में जो बचेगा उसको लिख देंगे। अब कोफैक्टर हमें क्या कहता है, कोफैक्टर कहता है कैपिटल ए। तो अब हमें क्या करना है कोफैक्टर में, इसमें हम यहीं से चेक कर लेते हैं। देखो ये 1 और 1 2 हो गया तो प्लस आ गया, 1 और 2 3 हो गया माइनस हो गया, यानी इवन का मतलब सम है तो प्लस आएगा, और अगर आए यानी कि अगर विषम आती है संख्या जुड़ करके तो माइनस लिखेंगे, बस इतना आप ध्यान रखिए। तो यहां से 2 और 2 4 हो गया, प्लस हो गया देखो, है ना, और यहां से 2 और 1 3 हो गया, माइनस हो गया, तो ये बीच में माइनस आएगा, बाकी आपके पास प्लस आएगा। अब यहां से मेरे पास इन सब से मिलकर के एक नई मैट्रिक्स मेरे पास तैयार हो गई है। क्या हो गया, M11 M12 M21 M22, तो सारी वैल्यू रखी। अब एडजॉइंट निकालना था, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये जो नई मैट्रिक्स बन के आती है उसको हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, बस इतना सा काम करना होता है। तो अब एंड इनवर्स में हम क्या करें, उठा के वैल्यू इसकी यहाँ रख दो और ये वैल्यू इसके यहाँ रख दो, बस आ गया आंसर। क्लियर, चलिए खैर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका बी पार्ट हमें क्या कहता है, देखिए बी पार्ट, देखिए बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है, इन्होंने ए और बी दे दिया और आपसे कह रहा है कि a + b - d बराबर 0, तो मैट्रिक्स डी आपको निकालना है। आपको रिलेशन क्या दिया है इन्होंने रिलेशन आपको दिया है a + b - d बराबर 0, और पूछ क्या रहा है आपसे डी मैट्रिक्स निकालना है। देखो यहां से अगर मैं देखूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो डी इधर ले आओ और आपके पास बन जाएगा a + b, डी की वैल्यू। तो बस कुछ भी नहीं करना, इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, सम करना है। तो दोनों मैट्रिक्स को सम करेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे। देखो ए है 1 3 2 4 2 5, 1 3 2 और 4 2 5, 4 2 5, बीच में प्लस करेंगे, बी की वैल्यू को लिखेंगे। क्या आपके पास -1 0 3, -1 0 3 और 2 5 1। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको ऐड करना है। देखो ये वाला एलिमेंट जो जिस एलिमेंट जहां है उसी पोजीशन वाला एलिमेंट उससे मैच करता वो उठाएंगे और उसको ऐड करेंगे, तो ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसका पहला 0 आ गया, ये दूसरा और ये दूसरा दोनों को जोड़ रहे हैं तो 6 आ गया, इसमें 0 जोड़ा 3 आ गया, 2 में 5 जोड़ा 7 हो गया, 2 में 3 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास बन के आई वो क्या है आपके पास, डी। हो गया क्वेश्चन, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए एफ डैश बराबर आपको दिया है, आपसे ये क्या पूछ रहा है, उसका फंक्शन पूछ रहा है। यानी जो फंक्शन होता है, अब तक हमने क्या पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, हमें जो गिवन फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन हमें पूछता था, बट यहाँ उन्होंने उल्टा पूछ लिया, हमसे डिफरेंशिएशन दे दिया और फंक्शन पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब हम डिफरेंशिएशन से फंक्शन में आते हैं तो वहां हम क्या करते हैं, उसका समाकलन कर देते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो उल्टा जहां देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो किस तरीके से ये बात आपके समझ में आएगी। देखिए सपोज करिएगा क्वेश्चन है मेरे पास x², इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो जब मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, x की पावर n जो होती है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n - 1, यानी कि 2x की पावर 1, दैट मीन्स 2x आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब अगर मैं कहूं कि 2x का मुझे यानी कि ये मेरे को फंक्शन था, यानी 2x मुझे दे दिया, यानी मुझे क्या मिला, ये f डैश x दे दिया और मुझसे क्या पूछ रहा है, वो fx पूछ रहा है। अब क्या होगा, यानी यहां से मुझे फिर यहां आना है। हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए यानी हमें f डैश x अब हमें दे दिया 2x और कह रहा है fx निकालना है। fx निकालने का मतलब हम क्या करेंगे, देखो ऐसे जो गिवन क्वेश्चन होता है उसका हम इंटीग्रेशन ले लो, सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन लेंगे
तो जब इंटीग्रेशन है तो डिफ्रेंशिएशन से उसका इंटीग्रेशन कटेगा, आपके पास क्या बचेगा, सिंपल फंक्शन बचेगा। यहां से 2 आप बाहर लाएं, x बच गया। अब हमें पता है और लिखेंगे dx, है ना। यानी हमने क्या किया यहाँ पर देखो, एक क्लियरली मैं आपको बताऊं, एफ डैश एक्स था बराबर 2x था, मैंने क्या किया यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ले लिया, सॉरी इंटीग्रेशन ले लिया। तो इंटीग्रेशन का मतलब है dx यहाँ आएगा और dx यहाँ आएगा। इस dx से ये कैंसिल हो जाता है, आई बात समझ में। तो आपके पास बचेगा सिर्फ यानी कि इसका जब हम पार्ट नीचे लेके आएंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ एफ एक्स। यहां से 2 जब हम लेकर के आए तो x देखो, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ मेरे पास पावर 1 है जो इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं दे रही। हम लोग क्या करेंगे, x 1+1 करेंगे अपॉन 1+1 करेंगे और प्लस का एक कांस्टेंट नंबर हम c जोड़ देते हैं, ठीक है, एक उसको बैलेंस बनाने के लिए। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, सिर्फ एक्स स्क्वायर तो बचा एग्जैक्ट। अगर हम देखें तो यानी कि मेरे पास क्या चीजें बची हैं, यहाँ से हमारे पास जो बचा है एफ एक्स बराबर जो है वो आया है, एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर आ गई। यानी क्वेश्चन फिर से समझिएगा, एफ एक्स हमें क्या दिया था, एक्स स्क्वायर दिया था, डिफ्रेंशिएशन करना था, हमने कर दिया। इसका जब मैंने डिफ्रेंशिएशन किया मेरे पास आ गया 2x, बात समझ में आई। चलिए अब मुझे क्या करना है, फिर मुझे यहाँ जाना है। अब मुझे ये वाली चीज मुझे गिवन है, अब मुझे यहाँ से ये कह रहा है कि ये लाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एफ डैश एक्स का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। उल्टा लाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये dx हो गया और 2 इंटीग्रेशन x, यहाँ dx हो गया 2। इसका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इस ये आपके पास बन जाएगा एफ एक्स। ये क्या बन गया आपके पास, एफ एक्स 2 से 2 हो गया, तो एफ एक्स बराबर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। देखो जहां थे फिर वहीं चल गए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो ये इसी टाइप का आपके पास क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, यानी कि हम लोग एफ डैश एक्स बराबर 3x² 2x + k1 हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे, यानी कि समाकलन करने पर ऑन बोथ साइड। जब हम समाकलन करेंगे ये तो मेरे पास सिंपल सा एफ एक्स रह जाएगा, 3 हमने बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो इसका फंक्शन आपके पास होता है एक्स की पावर n का, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो 3 आ गया, 3/3 हो गया क्योंकि एक जोड़ दिया, 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया प्लस। अच्छा यहाँ आपके पास है नहीं तो हम ऐसे में क्या मानते हैं, हम इसको कहते हैं जैसे 1 आपको दिया है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x0। तो इंटीग्रेशन ऑफ x0 और n प्लस होता है नहीं, n की वैल्यू आपके पास होगी 0, तो आपने लिखा 0+1 और 0+1 यानी कि x/1, यानी वैल्यू डायरेक्ट देखो तो आपके पास x आ जाएगा प्लस के c, 2 से 2 2 से 2। तो यहां से आप देखें तो आपके पास एफ एक्स हो गया x³ + x² + x + के c। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी पार्ट है, बी में इसमें क्या होना है, देखिए इसने इंटीग्रेशन की बात कही है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिंपल अगर क्वेश्चन होता आपके पास ये हो जाता, अगर आपके पास cos x, अगर आपके पास वो इंटीग्रेशन क्या था सिंपल इसका, तो हम cos x का इंटीग्रेशन कर देते बाय फॉर्मूला, ठीक है ना। देखिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहां हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू हो जाती sin x। यही काम अब यहां पर हम करेंगे, बट थोड़ा सा फर्क क्या है कि अगर मेरे पास x की जगह 2x आ गया, अब कह रहा है वो जी वो करो, तो मुझे पता है कोस इसको हम x ही मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, अभी x ही मानेंगे। तो आपके पास बन जाएगा sin 2x जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन फिर हमें इसका भी करना पड़ेगा, इसका हम क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, और उसे कहाँ लिखेंगे नीचे। तो जी 2x का आप डिफ्रेंशिएशन कर दो तो आपके पास यानी कि dy/dx, तो आपके पास ये वैल्यू बन गई 1, तो आंसर क्या है आपके पास 2, तो नीचे लिखेंगे 2 और प्लस के c। बात समझ में आई। तो वो चीज हमें यहाँ करनी है। देखो cos x, इस पूरे को हमने क्या माना x, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास sin x यानी 3x + के 4, ये तो x है, x सेम आया। अब ये x नहीं एक अलग से वेरिएबल है, तो इसका भी अलग से इसका हम क्या करेंगे, जो अंदर है इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, और जो आंसर रहेगा उसे हम लिखेंगे नीचे, यानी कि नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, देखो डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी कि 3x + 4 का जब हम डिफ्रेंशिएशन इन dy/dx करेंगे, देखो 3x का हो जाएगा आपके पास 1 प्लस यहाँ आपके पास x है ही नहीं, यानी कि विदाउट
वेरिएबल यहाँ पर नहीं है तो उसका आंसर आ गया आपके पास 0। तो आंसर सिर्फ क्या बचा आपके पास 3। तो नीचे क्या आ गया आपके पास 3 और प्लस के सी, खत्म। इतना सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 के 2 पार्ट इन्होंने हमें दिए हैं और दोनों को हम लोग सोल्व यहाँ पर करेंगे। ए पार्ट की अगर हम बात करें, देखो ए पार्ट एक्स स्क्वायर log x, इन्होंने क्या बोला है अवकलन, यानी कि इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, देखो यहां से अगर हम देखें तो एक फर्स्ट यानी कि 2 है, इसमें 2 वेरिएबल है। क्या है आपके पास 2 वेरिएबल है। जब 2 वेरिएबल होते हैं तो ऐसे में हमारा क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट रूल लगता है, यानी एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड। और हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब आपके पास 2 प्रोडक्ट में होते हैं उसका हम dy बाई डी एक्स कर रहे हैं तो पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला होता है। तो बस ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहला सेम यानी एक्स स्क्वायर सेम है और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, log x का। ठीक है, प्लस अब log x यानी कि सेकंड वाला सेम रहेगा, यानी कि log x सेम रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का। तो यहां से क्या बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपके पास क्या होता है, देखिए log x का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है 1/x। ठीक है, तो यहां से जब हम इसका लिखेंगे तो आपके पास आ गया इंटू 1/x प्लस, अब log x सेम रहा और एक्स स्क्वायर का आपके पास देखो, क्योंकि हमें पता है x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x की पावर n माइनस 1। दैट मीन्स जब हम इसका करेंगे तो आपके पास बचेगा 2x। क्लियर है बात, इससे ही कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। और इस 2x को आप बाहर ले आइए इस तरीके से, है ना, दोनों में से x बाहर ले लो, क्या बचेगा 1 + 2 log x। तो ये आपके पास क्या बचेगा इसका आंसर। अब बात करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट की। बी पार्ट में इन्होंने दिया है 8 sin x 5 log x प्लस ई की पावर x। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई डी एक्स करेंगे तो 8 को तो आप बाहर लिख लीजिएगा और जहां x है x का x के साथ जाता है। ठीक है, कांस्टेंट को आप बाहर लिख लीजिए, लिखेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ log x, ऐसे कर लीजिएगा ये देखिए, प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x है, सॉरी, है ना। चलिए जी, अब देखिए जरा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो यहाँ लिखेंगे cos x, 8 सेम है cos x हो गया जी, 5x log x को तो अभी हमने किया है 1/x और e की पावर x का, e की पावर x ही रहता है, सदाबहार है e की पावर x। देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और बस इससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका ए पार्ट इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ ये और ये इन द रेशियो ऑफ 4 and 7। यानी कि क्या है, इन्होंने बोला है कि 2 बिंदु हमें दे दिए, यानी 2 बिंदु जो है उससे मिलाने वाली रेखा इन्होंने बता दी। उस रेखा को, वे वाले पॉइंट हमें बताने हैं जो इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा है, उस रेखा को काटते हैं वो बिंदु, है ना, और इस रेशो पर काटते हैं 4:7 पर। समझिएगा क्या कहा इन्होंने कहा है कि ये इस तरीके से आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक हो गया आपके पास -4 एक हो गया 7 इन पॉइंट से मिलकर, है ना, इन्होंने क्या लिखा है देखो, विच सिगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये लाइन सिगमेंट है जॉइनिंग द पॉइंट ये, है ना, यानी इन 2 बिंदुओं, जो बिंदुओं इतने को मिलाने वाली रेखा, पहले यही बात, यानी इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, नाम रख दिया मैंने, ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। मिलाने वाली रेखा को काटता है, कहीं पर काटता है, माना आर पॉइंट है, यही पॉइंट मुझे निकालना, मैंने इसका नाम रख दिया जी XY। लेकिन ये पॉइंट इस रेखा को किस रेशो पे काट रहा है, 4:4, वो 4:4:7, यानी ये 4 है और ये 7 है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो क्या करेंगे देखिए, इसको तो हमने माना M, इसको हमने माना N, और पॉइंट हमें क्या निकालने, XY। अब ऐसी कंडीशन में जो विभाजन सूत्र आपने पढ़े, यानी कि जो सेक्शन फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, ठीक है,
अच्छा जी, देखिए इन्होंने क्या बोला है, बाह्य विभक्त, यानी कि एक्सटर्नली हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, बाहर। तो मैं इस पॉइंट को यहां नहीं बना सकती, ये फिगर मुझसे गलत बनेगा, ये इंटरनली का बन गया था, बट मुझे क्या निकालना है, बाह्य का निकालना है। तो बाह्य का दोबारा से बनाएंगे। देखिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, -4 4 7 2, ये पॉइंट रेखा बन गई। अब इनसे कहीं बाहर कोई पॉइंट है आर, मैंने लिख दिया यहां, ये रहा आर पॉइंट। इसके पॉइंट हो गए जी एक्स वाई, ये बाहर है, इन्होंने बोला ना एक्सटर्नली। रेशियो कितना है, 4:7। देखो 7 का हो सकता है, 7 है बड़े वाला, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, यानी ये वाली दूरी आपके पास है 7। ठीक है, तो ए से ही पॉइंट मैंने देखा आर का। देखो ऐसे भी हो सकता है, एक साथ है, अब बचा ये 4। अब हमें सोचना पड़ेगा कि 4 भैया यहां आएगा या यहां आएगा। देखो समझने वाली बात है क्या, इस आर को, देखो ये आर था मेरे पास 4, जब मैंने इंटरनली मैंने लिया था तो आर कहाँ था, ए और आर के बीच की दूरी 4 थी, बी और आर की दूरी 7 थी। तो वही ए और बी का संजट यहाँ भी रहेगा, ए आर यानी ये बड़े वाला हो गया 7, और बी आर ये कितना हो गया आपके पास, 4। बात समझ में आई। मैं ये नहीं लिख सकती 4, क्योंकि मुझे रेशो ए आर से निकालना है, यानी आर से ए चलेगा, आर से ही बी चलेगा। बात समझ में आ गई। चलिए खैर, अब हमें क्या करना है, यानी अब मुझे करना है क्या, इसको लिखेंगे। देखो ये हो गया, एक को लिखेंगे आप एम, इसको मान लो आप एम, किसी को भी मान लो, जैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैंने माना चलो एम, यानी ऐसे लिख लेते हैं। रेशो मेरे पास क्या है, यानी ए आर अपॉन बी आर, एम अपॉन एन मान लेते हैं इसको, एम अपॉन एन, यानी कि ए आर आपके पास 7/4। क्लियर है। अब हमें पॉइंट्स निकालने हैं, तो लिखेंगे, देखिए आर के निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक लिख लो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, आर कोऑर्डिनेट ऑफ आर। तो हमने निकाला एक्स, एक्स बराबर हमारे पास क्या बनेगा, देखिए जब बाह्य करता है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, जब बाह्य, देखो बाहर इसने काटा है, तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस के n। तो क्या फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, mx2 माइनस mx1 अपॉन m माइनस के n। तो यहां से देखियो m की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो यहां से लिख लो 7, कितनी है 7, इंटू x1, आप किसी को भी x1 y1 हम लोग मान सकते हैं। तो यहां से मैंने जो है इसको मान लिया, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, और ये आपके पास x2 और ये y2 है ना। यानी डायरेक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो आप यहां इस तरीके से लिख लीजिएगा। देखिए x1 y1 आपके पास हो गया -4 4, x2 y2 आपके पास हो गए 7 और 2। फालतू सिर दर्द फालने की कहीं जरूरत हमको है ही नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ से ए सीधा उठाओ और फॉर्मूले में रख दो। तो m की वैल्यू आपके पास होगी 7, और x2 हो गया आपके पास, देखो यहाँ से हो गया 7, ये भी 7 हो गया, माइनस n की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, और x1 है आपके पास -4 अपॉन m माइनस एन, यानी कि 7 माइनस के 4, 7 7 49 प्लस 16 अपॉन 3, यानी आपके पास आ गया 5, और 5 और 1 6 अपॉन 3। यानी x के जो पॉइंट है, यानी x के निर्देशांक, x के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए, 65/3। अब हमें क्या निकालना है, y के। तो y के निकालने के लिए फॉर्मूला सिर्फ सेम रहेगा। आप क्या करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे इसको, बस y। तो ny1/m माइनस के n, m की वैल्यू तो सेम है 7, y2 देखे कितना है आपके पास 2 है, माइनस के n की वैल्यू है 4, और y1 कितना है आपके पास यहाँ से 4 अपॉन 7 माइनस के 4, यानी कि 7 दूनी 14 प्लस 4 चौक 16 अपॉन 3, यानी कि -2/3। तो अगर मैं कहूं, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या निकल गया, एक्स और वाई होते हैं ना। तो यहां लिखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास
65/3, y कितना आपके पास -2/3। और गाइज यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का बी पार्ट हम देख रहे हैं। अब ए तो हम लोग कर चुके हैं। देखिए बी में क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि उस वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो इन बिंदुओं से होकर के जाता है, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज द पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इतने। यानी कि एक सर्किल है, ये रहा सर्किल, इस सर्किल पर 3 पॉइंट है, ये रे है ना, 1 1 -2 0 और 0 -1। अब इस सर्किल, अगर इस सर्किल पर इतने पॉइंट हैं तो वो सर्किल बताओ जो उस सर्किल की इक्वेशन हमें बतानी है जो इन पॉइंट से होकर के जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, सर्किल की जो इक्वेशन होती है पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, जनरल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी कि सामान्य समीकरण। वृत्त की सामान्य समीकरण क्या होती है, आपको याद होनी चाहिए, वो होती है x² + y² + 2gx + 2hy और प्लस के c = 0। बात समझ में आई। अब इसने क्या कहा है कि ये जो सर्किल है ये 3 बिंदुओं से होकर के जा रहा है। जब 3 बिंदुओं से होकर के जा रहा है, इसका मतलब ये बिंदु सर्किल पर है, इसका मतलब ये वाले जो पॉइंट है, में इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को लेंगे और समीकरण को संतुष्ट कराते चले जाएंगे। लिखेंगे क्योंकि तीनों बिंदु वृत्त से होकर जाते हैं, वृत्त से होकर जाते हैं, इसलिए तीनों बिंदु वृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। बात समझ में आई, संतुष्ट करेंगे। इसको मान लेते हैं कैपिटल ए। अब हमने पहले क्या लिखा, अगर पॉइंट इससे होकर के जा रहा है तब आपके पास समीकरण क्या बन जाएगी, रखो ये x है ये y है, तो 1 + 1 + 2g + 2h + c = 0, यानी कि 2g + 2h + के c = -2। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया आप इसे। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास, -2 0, इसमें रखो -2, कितना हो गया 4 + 0, -2 मैंने रखा तो माइनस तो ये हो गया है ना, प्लस और 2 दूनी 4 जी हो गया। दूसरा है 0 तो ये तो खत्म हो गया, +0 हो जाएगा और c आपके पास सेम है, तो वैल्यू आपके पास निकल गई यहाँ से -4g + c = -4, है ना। इक्वेशन मान लेते हैं इसको 2। तीसरा पॉइंट है आपके पास 0 - 1, 0 - 1, हाँ 0 - 1। तीसरा पॉइंट रखो यहाँ 0 - 1, तो पहला तो 0 हो गया, पहला दूसरा 1 हो गया, प्लस दूसरा 0 हो गया, यहाँ रखा मैंने -1 तो आगे -2h और प्लस के c = 0, यानी आपके पास बन जाएगा 2h + के c = -1। इक्वेशन बन गया आपके पास 3। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 2 से हम c की वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे फ्रॉम 2, तो 2 जो है आपके पास ये है, यहां से आप c की वैल्यू निकाल लो। तो आपने c जब निकाला तो c बराबर आपके पास आ जाएगा 4g - 4। इसको उठाओ और 1 में रख दो, तो लिखेंगे पुट इन कैपिटल 1, सॉरी कैपिटल 1 क्या, बस 1 ही होता है। 1 में उठा करके c की वैल्यू रख दो, तो आपके पास बन गया जी 2g + 2h प्लस के c की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 4g - 4 = -2, तो g और g 6g तो ये हो गए, प्लस के 2h ये हो गया, और इस 4 को उधर ले जाओ तो आपके पास बचेगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है आपके पास f, मुझसे गलती से h लिखा गया, ये होता है f, x² + y² + 2gx + 2fy प्लस के c। क्लियर है। तो यहाँ आपके पास ये h की जगह क्या आएगा, f आएगा, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ये एफ आएगा आपके पास ना, यहाँ से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 3g प्लस के एफ इज इक्वल टू 1। इसको रख देते हैं आप नाम इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, देखिए, देखो मैं पहले इक्वेशंस को थोड़ा अंडरलाइन कर दूं आपको जिससे दिखाई दे देगा। ये 1 है आपके पास, ये 2 है, और ये 3 है, और ये आपके पास 4 बन के आई है ना। देखो अभी हमने 4 कैसे निकाली थी, हमने 2 से वैल्यू उठाई थी, 2 से हमने सी की वैल्यू को उठा करके 1 में रख दिया था, तो मेरे पास जी और एफ में रिलेशन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, देखो सी सी है तो अब हम लेंगे 2 और 3 इक्वेशन को, लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। तो आप दोनों को ले लीजिएगा, तो माइनस के 4g प्लस के सी इक्वल टू माइनस के 4, माइनस के 2f प्लस के सी इक्वल टू माइनस के 1। मैंने क्या किया, मैंने घटा दिया, प्लस माइनस प्लस, दैट विल बी कैंसिल। तो आपका यहां से आ गया माइनस के 4g प्लस के 2f इज इक्वल टू माइनस के 3। ठीक है, इसको आप नाम लेंगे इक्वेशन नंबर 5। ये क्या आपके पास इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 4 है और जो 5 है दोनों जी और एफ में है, 4 और जो 5 है, तो यूजिंग 4 एंड 5, तो 3g प्लस के एफ इक्वल टू 1, माइनस के 4g प्लस के 2f इज इक्वल टू माइनस के 3। आप क्या करेंगे, मुझे कैंसिल करना है, तो इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल। 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़े 10g, 2 और 2 5 है ना, 2 और 3 5 हो गया। तो g की वैल्यू कितनी निकल गई आपके पास, 1/2। अब g की वैल्यू उठाओ 4 में रख दो, अब लिखेंगे g का मान 4 में। तो जब मैंने यहां रखा तो देखो 3g प्लस एफ इज इक्वल टू 1, तो यहां से f की वैल्यू निकल गई 1 माइनस के, रखो यहां वैल्यू 3/2, तो f बराबर कितना निकल गया डायरेक्ट आपके पास, 2 में से 3 गया, माइनस के 1/2। ठीक है, अब आपको g भी पता है और f भी पता है, अब आपको निकालना है सिर्फ c। तो f की वैल्यू निकल गई, उठा के 3 में रख दो, तो लिखेंगे f का मान 3 में। तो 3 इक्वेशन आपके पास 2f है प्लस के c इक्वल टू माइनस के 1 है, तो c बराबर -1 प्लस के 2f हो गया, यानी c इक्वल टू -1 और प्लस के 2 इंटू माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल, c बराबर -1 यानी c की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस के 2। तो आपसे कह क्या रहा था, ये इक्वेशन कह रहा था, तो हम इक्वेशन जब निकालेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, देखिए सारी वैल्यू उठाओ और इसमें रख दो। मैं इसको रेड पेन से कर देती हूँ डिफरेंट। x² प्लस y² प्लस जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/2। तो यहाँ 1/2 जब मैंने रखा तो 2 इंटू 1/2x। एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस के हाफ, तो 2 इंटू माइनस के 2 और y। सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस के 2 इक्वल टू 0 है ना। इसको बस सोल्व करो, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास हो गया x² प्लस y² प्लस एक्स माइनस के वाई और माइनस के 2 इक्वल टू 0। या हम इसे कह सकते हैं x² प्लस के वाई प्लस के एक्स माइनस के वाई इक्वल टू 2। तो यहां से अगर हम कह सकते हैं तो आपके पास जो व्रत का जो समीकरण बन के आया है वो ये आया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया हमने क्या किया। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, तीनों पॉइंट जो आपके पास है उठा करके वैल्यू रखते चले जाओ। आपके पास 3 इक्वेशन बन जाएगी, 3 पॉइंट होंगे तो 3 इक्वेशन बन गई। तीनों इक्वेशन को बस सोल्व करना है, वो आपका अपना तरीका है, अपना मेथड है बस। और जो वैल्यू आपके पास आएगी किसकी, आपके पास आएगी जी, एफ और सी, तीनों को उठाओ इस वैल्यू में रख दो आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट इन्होंने क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। अगर इक्वेशन ये है एट द पॉइंट है, यानी कि इस बिंदु पर वृत्त का समीकरण ये है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। यानी कि फिगर बना लेते, देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त का समीकरण तो दे दिया x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। इस पर एक स्पर्श रेखा होकर के जा रही है। ठीक है, इस बिंदु पर ये पॉइंट क्या आपके पास 3 पॉइंट, तो
इसका समीकरण कह रहा है आपसे कि इसका समीकरण क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना होता, हमें पता है कि आपके पास इक्वेशन क्या है, ये है। आपके पास कुछ नहीं करना, 3 पेन कहाँ गया, तो ये देखो यहां से लिखेंगे, डायरेक्ट होता है ये स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, x(x1) y(y1) इज इक्वल टू a²। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से ये आपके पास क्या हो गया, x1 y1, तो x सेम है, x1 हो गया 3, y और y1 हो गया आपके पास 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितने आपके पास 25। देखो a² सेम आपके पास क्या है 25, तो लिखेंगे तो आपके पास आ गया 3x + 4y इज इक्वल टू 25। बस यही आपके पास क्या है, स्पर्श रेखा का समीकरण है। हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, और इस क्वेश्चन पेपर का भी लास्ट पार्ट है ये। इसमें आपको क्या करना है, देखिए इन्होंने बोला इक्वेशन दे दिया ऑफलाइन की, ये है कन्वर्ट द, इस इक्वेशन को आपको पहले पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि आपको स्लोप इंटरसेक्शन में आपको चेंज करना है। पहले में क्या है करना आपको, ढाल अंतःखंड प्रवणता में, दूसरे में आपको इंटरसेक्ट फॉर्म का मतलब है अंतःखंड रूप में। तो पहला आपके पास क्या है, स्लोप इंटरसेक्शन फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि ढाल अंतःखंड रूप। देखिए ढाल अंतःखंड रूप में हम क्या करते हैं, इसको हमें क्या निकालना है, पहले ढाल अंतःखंड प्रवणता यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, दो फॉर्म में होती है, y= इसमें या तो x वाले रूप में, एक होता है y अंतःखंड में। तो ऑलमोस्ट हम लोग किसमें करते हैं, y अंतःखंड रूप में लेकर के चलते हैं, यानी कि y= mx + c की फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां से लिखेंगे, देखो ढाल अंतःखंड रूप क्या होता है आपके पास, ये होता है y= mx + के c, ये आपके पास फॉर्म होती है। और गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है, 6x + 5y इज इक्वल टू 7, सॉरी प्लस के 7 = 0, ये वाली इक्वेशन है आपके पास। आप क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लेकर के आना है, तो इसकी ढाल प्रवणता हमें बदलना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए y यहाँ है तो सेम y वाला यहाँ रखोगे, बाकी सब उठाओ उधर ले जाओ, तो आपके पास हो गया -6x -y। अब y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि इस यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास हो गया -6/5x -7/5, यानी y = -6/5x हो गया, और प्लस के -7/। तो यहां से अगर मैं देखो, ये मेरे पास देखो y= ये mx + के c, यानी यहां से m की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो -6/5 है, और c की वैल्यू आपके पास -7/5 है। ठीक है, तो ढाल प्रवणता जो आपके पास है, वो ढाल अंतःखंड रूप आपके पास क्या बन के आ गया, वो बन गया ये वाला फॉर्म। देखो किसमें y= mx + c की फॉर्म में आ गया, y= mx + c की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आपसे कहता है अंतःखंड रूप। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप आपका होता है x/a y/b = 1, यानी इस वाली इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में लेकर के आना है। आपको गिवन क्या है, आप गिवन लिखेंगे पहले 6x + के 5y + के 7 = 0। हमारा पहला काम क्या है, देखो x y इधर रखना, बाकी सब उधर ले जाओ, तो आपके पास हो गया 6x 5y = -7। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इधर 1 है, इसका मतलब इधर 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, 7 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ गया 6/7x 5/7y, और यहाँ से सॉरी माइनस, क्योंकि -7 है तो माइनस से भाग करना पड़ेगा, तो ये तब मेरे पास बन, देखो प्लस के 1 है इसलिए -7 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, इतना काम तो ये 1 तो मेरे पास बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, इनका कोफिशिएंट 1 है, तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो x ये -7 जुगा, तो लिखो इसको उठाओ, इसके नीचे ले जाओ, तो ये बन गया y/-7/5 इज इक्वल टू 1। अब देखो x/a y/b इज इक्वल टू 1 आ गया ना। तो यही आपके पास क्या है, ये आपके पास अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर की जो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी का, वो हमने यहाँ पर सोल्व किया है। मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जिससे आप उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप कर सके।
ठीक है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा सीसीएस यूनिवर्सिटी में वो 75 का होगा, ठीक है ना। 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर वेरी शॉर्ट वेरी को शॉर्ट है, फिर आपके पास शॉर्ट आएंगे, फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।